बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1919। आज हम इसके प्रमुख लक्षणों पर चर्चा करेंगे। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम से पूर्व भी भारत का संवैधानिक विकास काफ़ी लंबा रहा है और 1861 में भी भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। 1892 में भी हुआ भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया था और कई सुधार और व्यवस्थाएं उसके द्वारा की गई थी। प्रथम महायुद्ध के बाद भी संवैधानिक सुधार की योजनाएं ब्रिटिश शासन के द्वारा समय समय पर भारत के संदर्भ में भारतीयों के लिए की गई, लेकिन पूर्ण सुधार इन सभी अधिनियमों से संभव नहीं हुआ और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू, जो कि भारत के एक प्रमुख मॉन्टेस्क्यू घोषणा के तहत उन्होंने कुछ प्रमुख बातें रखी थी और उन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की घोषणा की थी। ये नए भारत मंत्री थे मिस्टर मॉन्टेस्क्यू और प्रगतिशील दृष्टिकोण के भी थे। उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की और उसके द्वारा ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और भारत में क्रमिक विकास करना, ऐसे कुछ प्रमुख बातों पर इस घोषणा के द्वारा बल दिया था। और इसके द्वारा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से कर रही है। इस मॉन्टेस्क्यू घोषणा के बाद भी पूरी तरह से सुधार संभव नहीं हुआ और फिर से आवश्यकता पड़ी। भारतीयों की मांग निरंतर बढ़ रही थी कि प्रशासनिक सुधार होने चाहिए और उन्हें भी पूर्ण अधिकार प्रशासनिक क्षेत्र में प्राप्त होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। इसी क्रम में 1919 में फिर से एक अधिनियम आया और जिसे भारतीय शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये जो अधिनियम था वो मॉन्टेस्क्यू घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में ही प्रथम चरण था और इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत में प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के विकास का एक नया युग इसके द्वारा प्रारंभ हुआ। इसकी कुछ आधार पर हम प्रस्तावना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको इस सुधारों का उद्देश्य भी कहा जा सकता है। एक तो ये कि ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जाएगा, क्रमिक रूप से। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दो बात की जाए, प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिक से अधिक संबंध और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन हो। ये इसकी प्रस्तावना थी। अब हम इसमें देखेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है, चर्चा का विषय है, वो है इसके प्रमुख लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1919 एक्ट। पहला जो इसका प्रमुख लक्षण है वो है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाना। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और प्रांतों को दो भागों में विभाजित किया गया था, रक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय पहले की तरह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इस पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। और हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपे गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाने थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी थे। दूसरा इसका प्रमुख लक्षण था प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को संयुक्त करना। इस अधिनियम के द्वारा रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई, बंगाल की सरकारों के रक्षित क्षेत्र के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्यों को लेने की व्यवस्था हुई और 6 प्रांतों में कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए 2 सदस्य लेने थे, 1 भारतीय होगा। भारत मंत्री की जो भी नियुक्ति है वो ब्रिटिश सम्राट की सिफारिश पे होगी, ये इसमें तय किया गया।
तीसरा जो इसका लक्षण था वो प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया जाना। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई। बड़े प्रांतों की परिषद में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई थी और इसमें 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। 20% सरकारी सदस्यों की संख्या होगी और 10 गैर सरकारी हो सकते थे। गवर्नर मनोनीत करता था इनको और इस तरह से इसको विधान परिषदों को लोकतांत्रिक इसके द्वारा बनाया गया। चौथा अगर हम लक्षण देखें वह है केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में पहले की तरह केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव को मुक्त रखा गया और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और यह व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। उसके अधिकार और शक्तियों में वृद्धि की गई और इसके गवर्नर जनरल के जो विशेषाधिकार थे वो रखे गए और जिनका प्रयोग वो व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी कर सकता था। पांचवा जो लक्षण था वो था केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति किया जाना। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी, शक्तिशाली बनाए रखा गया और केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सुधार किए गए। नवीन नियमों के अनुसार कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को जिन्हें 10 वर्ष काम करते हो चुका है परिषद का लॉ मेंबर बनाया गया। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी और व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया वे जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के अधीन होंगे। तो इस तरह से इसमें भी व्यवस्था की गई। फिर नेक्स्ट द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की जगह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई और इसमें एक सदन का नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, 103 का चुनाव होता था, बाकी मनोनीत होते थे। मनोनीत में 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी होना निश्चित किया गया। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र के होंगे, इस तरह से निर्धारण किया गया था। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे जिनमें 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाने तय हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रमुख लक्षण था भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी आना। मॉनफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय और केंद्रीय शासन के परिवर्तन की दृष्टि से भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में शिथिलता का सुझाव दिया गया था, जो इस अधिनियम में स्वीकार किया गया और गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया और इसमें ये भी व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल और केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत होकर कार्य कर सकते हैं और गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रमुख लक्षण अगर हम देखें तो वो ये था कि भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग तो स्वीकार नहीं हुई, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन अवश्य हुआ। कम से कम इसमें 8 सदस्य होने जरूरी थे, 8 और अधिक से अधिक 12 हो सकते थे और इनमें कम से कम ऐसे सदस्य होने जरूरी थे जो नियुक्ति की तिथि से पूर्व भारत में 10 वर्ष तक रह चुके हों और उनकी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से पूर्व उन्होंने नहीं छोड़ा हो। इनका कार्यकाल परिषद का 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था और कार्य संचालन के नियमों में भी कुछ परिवर्तन इसमें किए गए थे। एक और लक्षण जो है वो है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की नीति को समाप्त
उस नीति को समाप्त किया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय बहुत अधिक चल रही थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण किया गया और केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकार में उसको दे दिया गया। प्रांतों को प्रथम बार ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार भी दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया और केंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को पूर्ण किया गया। एक और जो इसका लक्षण था इस अधिनियम का, वो था शक्ति विभाजन। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया गया और जिसमें केंद्र के अधिकार थे वैदेशिक, सेना, रेल, डाक, तार, आयकर, मुद्रा, टंकण, व्यापार इत्यादि, और जो प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत विषय थे वो थे स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, अकाल इत्यादि विषय। और प्रांतीय विषयों पर प्रशासन और व्यवस्थापन प्रांतों को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था की गई और इसके द्वारा विभिन्न वर्ग को मत देने का राइट प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई और मताधिकार को बढ़ाया गया। नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की 10% जनता को मत देने का अधिकार इसके द्वारा दिया गया था और इस अधिनियम के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों, प्रांतों में निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से की गई थी। इसके साथ ही नरेश मंडल की स्थापना की गई। इसके द्वारा एक नरेश मंडल का निर्माण हुआ था जो कि पहले मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में भी इसका सुझाव दिया गया था, जो इसमें पूरा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना हुई जिसमें कुल सदस्य संख्या रखी गई 121 और 109 तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के थे और इसका प्रधान था वायसराय और ये एक परामर्शदात्री सभा के रूप में कार्य करने वाला था। एक और जो इसका लक्षण है वह है संक्रमणकालीन उपाय। इस अधिनियम के द्वारा ये तय हुआ कि ये केवल अल्पकालीन उपाय है और इसके द्वारा 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक इसमें काम होगा और उसके बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाएगी जो मॉन्टफोर्ट सुधारों की योजना के अधीन होगी और वो पूरा इसकी उन्नति का अध्ययन करेगा और फिर उसके बाद उत्तरदायी शासन की दिशा में और क्रम आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के ये सभी प्रमुख लक्षण थे।